हम बात करने वाले हैं डीन ऑफ थीव्स के बारे में। यह कहानी है लॉस एंजल्स के सबसे खतरनाक चोरों की, जो दुनिया के हर एक बैंक को लूटते हैं। लेकिन उनके लिए मुसीबतें तब बढ़ती है जब वहाँ का एक जासूस उनके पीछे पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लॉस एंजल्स का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक डोनर शॉप को देखते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है और इसी डोनर शॉप के आगे एक ट्रक रुका हुआ होता है जो बिल्कुल खाली है, और इस ट्रक के ड्राइवर दुकान के अंदर गए हुए हैं। लेकिन वह जैसे ही डोनर शॉप से बाहर आते हैं, कुछ लुटेरे उन पर बंदूक तान देते हैं और उन्हें पीछे हटने के लिए कहते हैं ताकि वो उनके ट्रक को चुरा सके। लेकिन जल्दी जल्दी में इनके एक साथी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वह गार्ड पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही वहाँ पुलिस वाले आने लगते हैं, इसलिए सारे चोर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों पर ही गोलियां चलाने लगते हैं। पुलिस वाले भी उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और बहुत देर तक ऐसी ही गोलीबारी होती रहती है। गोलीबारी के दौरान वो कुछ पुलिस वालों को और उन दोनों गार्ड्स को मार देते हैं। फिर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि वहाँ से भागना आसान नहीं है क्योंकि पुलिस वाले उनके पीछे लगे हुए हैं। तब हम इनके एक साथी को देखते हैं जिसका नाम है मैक। मैक ने पुलिस के रेडियो को हैक कर रखा है, इसलिए उसे पता है कि पुलिस वाले यहाँ पर कितनी देर में पहुँचेंगे। फिर वो सारे चोरों को कहने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं और अपने साथ आर्मर ट्रक को भी ले जाते हैं। लेकिन जैसे वो लोग अपने अड्डे पर पहुँचते हैं, तब हम उनके मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है रे। रे के अलावा उसकी टीम में कुछ और भी लोग हैं। रे के बाद इस टीम को लीड करता है इंसन। इंसन और रे दोनों मरीन में थे, लेकिन मरीन छोड़ने के बाद उन लोगों ने डकैती शुरू कर दी और यहाँ के सारे बैंक को लूटने लगे। इनका एक तीसरा साथी भी है जिसका नाम है डोनी। वह एक बारटेंडर है, लेकिन बहुत ही अच्छा ड्राइवर भी है। इनका चौथा साथी है बॉस्को, जिससे गलती से गोली चली थी और इतना सारा बखेड़ा हुआ है, इसलिए रे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमने कुछ लोगों को मारा है और ये सब कुछ तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। फिर इंसान इन दोनों को अलग करता है और वो बॉस्को को कहते हैं कि उस जगह पे जाके देखो कि पुलिस वाले वहाँ पे कर क्या रही हैं। इसलिए बॉस्को वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तभी सुबह हो जाती है और फिर से हम उस डोनर शॉप को देखते हैं। तब वहाँ पर डिटेक्टिव नीक आ जाता है। वह सारी चीजों को ध्यान से देख रहा होता है। उसे पता लगता है कि यहाँ पर रात में 4 पुलिस वालों को मारा गया है और उसके साथ साथ 2 ट्रक गार्ड्स को भी। फिर वह पुलिस वालों से पूछता है कि ट्रक के अंदर क्या था। पुलिस वाले कहते हैं कि वह बिल्कुल खाली था। इसलिए नीक सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई खाली ट्रक के लिए इतना खून खराबा क्यों करेगा। फिर नीक को उन चोरों पर शक होने लगता है कि वो जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसलिए वह बाकी लोगों से पूछता है कि यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट मिले हैं। तो वो लोग कहते हैं कि जाते टाइम उन्होंने एक ब्लास्ट किया था जिससे सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स खराब हो गए हैं। फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम बॉस्को को देखते हैं जो इन सब की तस्वीरें खींच रहा है, लेकिन निक के जाने से पहले वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर वह उनसे बदतमीजी करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि निक कितना अड़ी और पागल आदमी है। फिर बॉस्को इन सारी तस्वीरों को लेकर रे के पास पहुँचता है और दिखाता है कि वहाँ पर एक जासूस आया था जिसका नाम है निक। इसलिए रे इसके बारे में सारी चीजें पता करने लगता है और उसे ये पता चलता है कि उसकी अपनी सरकार से नहीं बनती क्योंकि वो बहुत ही अड़ियल है। लेकिन अभी तक वो एक जासूस इसलिए है क्योंकि वो इस काम में बहुत ही माहिर है और वह जिस भी केस के पीछे लगता है उसे जरूर सोल्व करता है। उसका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। पुलिस की शक्ल में वो एक गुंडा है, इसलिए रे सोच में पड़ जाता है। फिर निक अपने साथियों से बात करता है और कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चोरियां हुई है मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। निक को पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों में लॉस एंजलिस में बहुत सारी चोरियां हुई है, लेकिन कहीं पर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला है और सारी की सारी चोरियां बहुत ही क्लीन की गई है। इसलिए अब उसे समझ आ जाता है कि यह काम कुछ शातिर लोगों का है और जिस तरीके से वो गोली चलाते हैं और उनका जैसा निशाना है उसे देखकर ऐसा लगता है कि या तो वे आर्मी में थे या फिर पुलिस में। और इतना कहने के बाद निक अपने लोगों को कहता है कि उन सारे लोगों की लिस्ट निकालो जितने भी लोग अभी आर्मी में थे। फिर निक को रे नाम के आदमी के बारे में पता लगता है जो कभी मरीन में हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले वो जेल गया था पर अब जेल से छूट चुका है। तब निक पूछता है कि वो जेल से कब छूटा है। डेट देखने के बाद निक चौंक जाता है क्योंकि जब से रे जेल से छूटा है तभी से शहर में चोरियां हो रही है। इसलिए निक को पूरा का पूरा शक रे पर हो जाता है। निक को लगता है कि उसने अपने गिरोह बना रखा है जिसमें 6 से 7 लोग हैं और वह सब मिलकर चोरियां कर रहे हैं। इसलिए अब वे लोग
रे पर नजर रखने लगते हैं और हमें पता लगता है कि वह एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है डोनी। डोनी बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाता है और वह एक बारटेंडर भी है, इसलिए निक कहता है कि अब हम इसी को पकड़ेंगे और यही हमें सच्चाई बताएगा। अगले दिन निक पहुंचता है डोनी के बार में और वहाँ उसे मैक भी दिखता है। तभी उसकी नजर डोनी पर पड़ती है और वह डोनी का पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद डोनी की आंख खुलती है और वह समझ नहीं पाता है कि वह कहाँ पर है, इसलिए वह बाहर आता है। तभी वह देखता है कि निक के ग्रुप के सारे लोग वहाँ पर शराब पी रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर लड़कियां भी होती है, लेकिन फिर वह लड़कियों को वहाँ से भगा देते हैं और डोनी से रे के बारे में पूछने लगते हैं। शुरू में डोनी रे के बारे में कुछ नहीं बताता है, फिर निक उसे टॉर्चर करने लगता है और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर उसने रे के बारे में कुछ नहीं बताया तो उसे वो यहीं पर शूट कर देंगे। फिर डोनी उनको पूरी बात बताने लगता है और कहता है कि मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरे बार में जितने भी लोग आते हैं उन सबको पता है कि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, इसलिए मार्क्स नाम का एक आदमी मेरे बार में आया और उसने मुझको बॉस्को से मिलवाया। फिर बॉस्को मुझे रे के पास लेके गया। रे ने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो, क्या तुम मुझे गाड़ी चलाकर दिखाओगे? फिर मैंने रे को गाड़ी चलाकर दिखाई, वह मुझसे बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर उसने मुझे काम दिया, हमने जल्द ही एक बैंक को लूटा जिसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिले। तब से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं गाड़ी लेकर बाहर खड़ा होता हूँ। तब निक पूछता है कि वह अगली चोरी कहाँ पर करेंगे। तब डोनी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता क्योंकि वह मुझे कुछ भी नहीं बताते, वो मुझे एक दिन पहले बताते हैं और फिर मुझसे काम करवा के भगा देते हैं। तब निक कहता है कि अब तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे ही वह तुम्हें कुछ बताए तुम हमें बताओगे। इसलिए डोनी अब जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकलता है उसे रे का कॉल आता है। तभी हम देखते हैं कि निक के पास रे के ग्रुप के सारे लोगों की जानकारी है, इसलिए वह सबके बारे में छानबीन कर रहा है। निक को पता चलता है कि रे की टीम में जितने भी लोग हैं वह सारे के सारे मरीन में थे और उन्हें एक एक करके वहाँ से निकाला गया है, लेकिन अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। निक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वह अगली चोरी कब करे और वह उन्हें रंगे हाथों पकड़े। फिर रे अपने पूरे ग्रुप को लेकर जाता है यहाँ करियर बैंक के पास और वह कहता है कि आज तक लॉस एंजिल्स एयर बैंक में कोई नहीं घुस पाया है, बहुत लोगों ने कोशिश की है पर सबने अपनी जान खोई है, इसलिए ये काम लगभग मुश्किल है, लेकिन हम इसे करेंगे। इसलिए रे प्लानिंग करने लगता है और सबको बताता है इस बैंक के बारे में। वह कहता है कि इस बैंक के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जैसे ही तुम गेट पर पहुंचते हो और वो तुम्हारा आईडी कार्ड मांगते हैं और तुम्हारे चेहरे को स्कैन करते हैं और उनके पास पूरी दुनिया का डाटा है, इसलिए तुमने किसी भी देश में कोई भी क्राइम किया है उन्हें पता लग जाएगा। लेकिन इस बैंक में सारे लॉस एंजल्स का पैसा आता है और सारा का सारा पैसा जाता है बेसमेंट में। इन पैसों का नंबर कंप्यूटर पर नोट किया जाता है, इसलिए अगर किसी ने वहाँ पर पैसों की हेराफेरी की और इन पैसों को बाहर खर्च किया तो वह जट से पकड़ा जा सकता है क्योंकि उनके पास नोट का नंबर है। लेकिन यहाँ पर जितने भी पुराने नोट आते हैं उन्हें कंप्यूटर में डाला जाता है, उसके बाद उन सारे के सारे नोट को बर्बाद कर दिया जाता है और उनके नंबर भी मिटा दिए जाते हैं। इसलिए अब उन नोटों का कोई वजूद नहीं होता, नोट कचरे में चले जाते हैं और हर रोज $30 मिलियन को कचरा बनाते हैं। फिर कचरे की गाड़ी आती है, बस सारे के सारे पैसे के बूसों को लेकर चली जाती है और अगर हमने उन कचरे वाले $30 मिलियन को चुराया तब वो पैसे हमारे होंगे और उसे कोई भी कहीं भी नहीं ढूंढेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे। तब रे कहता है कि आर्मर ट्रक में बैठकर जिसे हमने चुराया है और पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती और ज्यादा सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होते, वो बस ड्राइवर को देखते हैं। लेकिन अब हमें किसी को बैंक के अंदर भेजना है और उनके पास एक ही क्लीन बंदा है और वह है डोनी, इसलिए अगले दिन वो डोनी को कुरियर बॉय बनाकर अंदर भेजते हैं। डोनी 2 पार्सल लेकर अंदर जाता है और उसे एंट्री भी मिल जाती है क्योंकि उसने एक बंदे का आईडी कार्ड चुराया होता है। फिर वो अंदर जाता है और एक महिला को खाना देता है और दूसरा पार्सल ले जाकर वॉशरूम में छुपा देता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है निक की टीम वाले उसे देख लेते हैं क्योंकि वो हमेशा ही डोनी पर नजर रखा करते थे। अब इस चीज को देखने के बाद निक परेशान हो जाता है और कहता है कि उनकी औकात नहीं है रिजर्व बैंक को लूटने की, पर वह इतने बेवकूफ भी नहीं हो सकते। निक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वह करियर बैंक से बात नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी बात कभी नहीं समझेंगे। फिर रात को निक वहाँ पहुँचता है जहाँ रे अपनी टीम के साथ
डिनर कर रहा होता है, इसलिए वो चला जाता है डोनी के पास और डोनी को कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, हम लोग जिम में मिले थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सब देखने के बाद रे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। फिर निक सबके साथ बदतमीजी करने लगता है और जल्द ही वहाँ पर लड़ाई का माहौल बन जाता है, लेकिन निक की टीम वाले उसे वापस ले जाते हैं और रे भी अपनी टीम के साथ पहुँचता है अपने अड्डे पर। तब सभी लोग डोनी पर बहुत सारा गुस्सा करने लगते हैं और उसे मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं और रे भी उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे अभी की अभी पूरी सच्चाई बताओ कि तुमने उन लोगों को क्या कुछ बताया है मेरे बारे में। डोनी कहता है कि उन लोगों ने मुझे पकड़ा था और वो हम सबके बारे में जानते हैं, वो हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रे इन सब बातों को सुनने के बाद कहता है कि उन्हें जाकर बता दो कि हम फ्राइडे को चोरी करने वाले हैं और किसी भी कीमत पर हमारा फैसला नहीं बदलेगा। इसलिए अब डोनी यहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है निक के पास। तब निक पूछने लगता है उनकी प्लानिंग क्या है। पहले डोनी निक पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे मरवा दिया था, उन सबको मुझ पर शक हो गया था, इसलिए वो मुझे मारने वाले थे, पर तुम्हारा पाला बहुत ही गलत लोगों से पड़ा है और वो फ्राइडे को चोरी करने वाले हैं, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तब निक कहता है कि वो कौन सी जगह पर चोरी करने वाले हैं। तब डोनी कहता है कि मुझे पता नहीं, वो मुझे फ्राइडे को ही इस जगह के बारे में बताएंगे। फिर निक पहुंचता है एक नाइट बार में, वहाँ उसके पास एक लड़की आती है और वो निक को ले जाती है कमरे में। निक जानता है कि यह लड़की रे को जानती है। तब वो लड़की निक को बताती है कि रे अगली चोरी करने वाला है पिको रिवेरा बैंक में, इसलिए निक खुश हो जाता है। सुबह होते ही निक रे को वहाँ पर देखता है और वो जानता है कि रे ने ये सब जानबूझकर किया था और अब सारे लोग तैयारी करने लगते हैं। रे सबको बंदूकें देता है और एक बंदूक डोनी को भी देता है। दूसरी तरफ निक भी अपने सारे साथियों के साथ तैयार हो जाता है और निकल पड़ता है बैंक की तरफ। उधर रे के साथी बैंक के अंदर घुस जाते हैं और लोगों को बंधक बना लेते हैं, उनके चेहरे पर मास्क भी लगा देते हैं। फिर रे जाता है वहाँ के मैनेजर के पास और कहता है कि पुलिस वाले को कॉल करो और उन्हें हमारी शर्तें बताओ कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए और उसके साथ $10 मिलियन। जल्दी ही पुलिस वालों की गाड़ियां वहां पर आ जाती है और ये देखकर निक भड़क जाता है और उन्हें कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, यह हमारा केस है और अब हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ने ही वाले हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए सारे लोग इंतजार करने लगते हैं। तभी हम मैक को देखते हैं जिसने रिजर्व बैंक की लाइन को हैक कर लिया है। तब मैक को पता चल जाता है कि अब समय आ चुका है जब रिवेरा बैंक का पैसा जाता है रिजर्व बैंक के पास। फिर रे मैनेजर को लेके जाता है तिजोरी के पास और उससे तिजोरी खुलवाते हैं। वो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसे देखने के बाद सबको लगता है कि उन लोगों ने तिजोरी तोड़ दी है। तभी निक की नजर पड़ती है वहाँ पर टनल के पास। वह समझ जाता है कि ये तिजोरी नहीं बल्कि टनल के टूटने की आवाज थी, इसलिए वह अपनी बंदूक लेता है और अंदर जाने लगता है। तब वह देखता है कि अंदर के सारे लोग सलामत हैं और समझ जाता है कि सारे लोग टनल से भाग चुके हैं। अब निक को शक होने लगता है कि ये सारे लोग रिजर्व बैंक के पास गए हैं और बड़ा हाथ मारने वाले हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हम रे को देखते हैं जो कि पैसों को ट्रक में भरकर पहुँचता है रिजर्व बैंक के पास। फिर वह उन पैसों को लेकर अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोनी उन पैसों के बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है। डोनी उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर सारे पैसों को काउंट किया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि बॉस को वहाँ की बिजली काटने लगता है। फिर डोनी एक मशीन निकालता है और सारे कैमरास को ऑफ कर देता है और वहाँ पर रखे सारे पैसों को अपने बैग में भरने लगता है और कचरे के डिब्बे में इन पैसों को फेंक देता है। अब डोनी उस बैग के पैसे को गिनने लगता है जिसको पहले से ही गिन लिया गया होता है। वो उन पैसों को कचरा बना देंगे, लेकिन डोनी के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि गार्ड्स को पता चल गया कि कैमरास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आने लगते हैं और तब तक डोनी बहुत सारे पैसे को कचरे के डिब्बे में फेंक चुका होता है और एयर कंडीशनर टनल से भागने लगता है। टनल से भागते हुए डोनी पहुंचता है वॉशरूम में और खाने का डिब्बा जो उसने अंदर छोड़ा था अब उसे निकाल लेता है और डिलीवर करता है एक लेडी को। और डोनी डिलीवरी बॉय बनकर बाहर जाने की कोशिश बड़ी ही चालाकी से बाहर निकल जाता है। तभी हम वहाँ पर कचरे की गाड़ी को देखते हैं जो कि बाहर जा रही होती है। सेम उसी के जैसे एक और कचरे की गाड़ी वहाँ पर आती है और जिस कचरे की गाड़ी में पैसे हैं वह किसी और रास्ते चली जाती है और जिस गाड़ी में सिर्फ कचरा है वह उसी रास्ते पर जाने लगती है। तभी बॉस को उस गाड़ी को रोक लेता है। उसे लगता है ये वही गाड़ी है जिसमें कचरे के अंदर पैसे है और वो उस गाड़ी को लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ पर सारे लोग मिलने वाले हैं।
तभी निक को लगता है कि डोनी उन्हें धोखा दे रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन डोनी उन्हें बताता है कि रे अभी कहाँ पर है, इसलिए निक अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तब तक रे सारे पैसों को निकालकर भागने लगता है और एक ट्रैफिक में फंस जाता है। निक उन्हें देख लेता है, इसलिए रे के सभी साथी बंदूकें निकाल लेते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। वे लोग पहले बॉस्को को मारते हैं, फिर इनसन को। ये देखकर रे भागने की कोशिश करने लगता है। निक भी उसके पीछे भागता है, लेकिन निक जैसे ही उसके सामने आता है वह रे को बंदूक नीचे रखने को कहता है। लेकिन जैसे ही रे बंदूक उठाता है, निक उस पर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है। फिर निक वापस आता है गाड़ी के पास। उसे पता चलता है कि डोनी भाग गया है और इस गाड़ी में पैसे नहीं बल्कि कचरा है। फिर वह उस बार में जाता है जहाँ पर डोनी काम करता था, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि डोनी अब काम छोड़ के भाग चुका है। तभी निक दीवार पर एक तस्वीर देखता है जिसमें एक फुटबॉल टीम होती है। डोनी उसी टीम के साथ खेलता था और वह उस टीम में मैक को भी देखता है और वह उस आदमी को भी देखते हैं जो असली पैसे वाले ट्रक को लेकर जा रहा था और पुलिस को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। फिर निक दिखता है कि यहाँ पर सारे रिजर्व बैंक के एम्प्लॉई है, इसलिए वह बाहर निकलता है और सामने उसे दिखाई देता है कि रिजर्व बैंक बिल्कुल बार के बगल में ही है। तभी निक को पूरी बात पता लगती है कि इस पूरे रॉबरी का मास्टरमाइंड डोनी ही था और उसी ने ही रे की टीम को ये प्लानिंग बताई थी और उसी ने ही असली पैसों वाली गाड़ी को गायब करवाया था और सारे के सारे पैसों को दूसरे देश भिजवा दिया था। तभी हम डोनी को लंदन में देखते हैं, जो वहाँ पर भी बार टेंडर है और ये व्हाइट डायमंड एक्सचेंज के बिल्कुल ही सामने है। तभी वहाँ पर व्हाइट डायमंड एक्सचेंज का एक एम्प्लॉय आता है और डोनी उसे अपनी तरफ से एक ड्रिंक ऑफर करता है और हमें समझ आता है कि उनका अगला टारगेट व्हाइट डायमंड एक्सचेंज है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।